खत्म कर दिया। आ जाओ। चलिए, तो हम लोग बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट किए थे, तो मेरे ख्याल से आज लास्ट हो जाना चाहिए। पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं तो विराम देना पड़ेगा, है कि नहीं। बायोडाइवर्सिटी में हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो डेफिनेशन याद आएगी सबको। सबसे पहले स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा, किसने दिया था वर्ड बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था? कौन बोला है जी ट्रांसले भाई? हाँ? बताओ। वो तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वर्ड लिखा था, ठीक है। और उसके बाद बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये आपका ई लवजॉय ने दिया था, तो याद करने में टाइम लगता है। तो बीडी वर्ड दिया था आपका वॉल्टर जी रोजेन, रॉबर्ट नहीं, वॉल्टर जी रोजेन ने दिया था। और पूरे विश्व भर में प्रचार प्रसार का काम किसने किया था? ईओ विल्सन ने। आया समझ में? तो ऑप्शन में विल्सन का नाम भी रहता है और रोजेन का भी। और ये आपका जैविक विविधता है, जीवी विविधता करके सबसे पहले दिया था आपका ई लवजॉय ने। क्लियर है? तो ये तो याद करो, अभी तो सिर्फ नाम याद नहीं हुआ तो अंदर की चीज़ें कैसे याद होंगी? अभी तो आप लोग को नाम किसने दिए यही याद नहीं हुआ है, तो अंदर की चीज़ें याद करने में और टाइम लगेगा। तो टाइम लगता है चीज़ों को याद करने में। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसके बाद हमने उसके इसी डेफिनेशन से तत्व निकाले थे, कितने तत्व निकाले थे, और उसी में से फिर टाइप्स निकाले थे, कितने टाइप्स निकाले थे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी लॉस, थोड़ा सा भारत में जैव विविधता बताया था, भारत की बायोडाइवर्सिटी, भारत के कंटेक्स्ट में भारत में बायोडाइवर्सिटी की स्थिति क्या होती देखे थे। उसके बाद वर्ल्ड में देखे थे विश्व में बायोडाइवर्सिटी की स्थिति क्या है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था आपका जो है बायोडाइवर्सिटी लॉस या डिग्रेडेशन, इसके कारण देखे थे हमने, जो है कि नहीं। लॉस का मतलब क्या होता है, कारण देखे थे। और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट किए थे संरक्षण। तो संरक्षण में ही हम लोग देख रहे थे, एक तो विधियां बताई थी मैंने, फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, और फिर हमने कल स्टार्ट किया था आपका राष्ट्रीय प्रयास। इसी तरीके से पूरा 1 बाय 1 सिस्टमेटिक याद रखोगे तो याद रहेगा, है ना। अभी तो शब्द याद नहीं हुए हैं। चलिए, तो कल राष्ट्रीय प्रयास में हमने 2 देख लिया था, नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एक्शन प्लान और बायोडाइवर्सिटी एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट देख लिया था हमने, जो है 2002। क्लियर है पॉइंट? अब इसके अलावा ये 2 मेन हैं आपके, जो माप प्रोग्राम को लागू करने के लिए, सीबीडी को लागू करने के लिए, है ना। सीबीडी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संधि है, उसको लागू करने के लिए ये दोनों ही प्रोग्राम, दोनों ही कार्य जो है भारत में किए गए थे। अब इसके अलावा कुछ पहले से शुरू से ही कुछ एक्ट्स वगैरह है राष्ट्रीय प्रयास में, ये दो के अलावा अदर्स में, अन्य में जब देखना हो तो कुछ हमारे भारत में जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, थोड़ा सा ये भी जो है सबसे पहले बनाया गया था वन्य जीवों को सुरक्षा देने के लिए, कि बिना आपका जो है जितनी ज़रूरत है उतनी ही कुछ लकड़ी वकड़ी बिनने की आज़ादी छूट दी गई है, बाकी शिकार है, जंगल काटना है, सब क्या था इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया था। जीवों का शिकार, पहले राजा लोग मस्त शिकार करने जाया करते थे, 1972 के बाद किसी को भी शिकार करने की अनुमति नहीं है, है ना। जेल का प्रावधान किया गया, दंड का प्रावधान किया गया, है ना। अब बिना
अनुमति के जंगल नहीं काट सकते। तो ये सब आपके 1972 एक्ट में किया गया। उसके बाद एक पूर्वा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, और इसके पहले बहुत सारे एक्ट थे, जैसे WPA तो था आपका वन्य जीवों के लिए। उसी प्रकार वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक्ट बनाया गया था, वाटर पॉल्यूशन एक्ट बनाया गया था आपका 1970 में। उसी प्रकार एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक्ट बनाया गया था आपका जो है 1981 में। तो इस तरीके से अलग अलग कई सारे एक्ट थे। आ रही बात समझ में? नहीं, WPA 2 हो गया। तो यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन एक्ट है आपका, ये आपका क्या हो गया, वाटर पॉल्यूशन एक्ट, जल प्रदूषण कंट्रोल एक्ट आपका जो है वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए एक्ट बनाया गया था 1970 में। आगे पढ़ेंगे पॉल्यूशन में, वहाँ पढ़ाऊँगा उसको। और एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक्ट बनाया गया था आपका जो है एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, ये आपका 1981 में बनाया गया था। तो इस तरीके से कुछ एक्ट्स थे, अलग अलग थे, उसको एक साथ किया गया और एक नया एक्ट बनाया गया। कौन सा? EPA, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। आ रही बात समझ में? तो इसके अंतर्गत इन सबको ले आया गया, इन सबको फिर किसके अंतर्गत डाल दिया गया आपका, इन सभी को जो इसके अंतर्गत डाल दिया गया। इसीलिए इसको हम लोग अम्ब्रेला एक्ट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं आपका? अम्ब्रेला एक्ट कहते हैं। इसको 1986 वाले एक्ट को जो है। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से कई सारे अधिनियम वगैरह आपके थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी लेंगे, पढ़ेंगे अभी, ठीक है। चलूँ आगे। उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट चलाए गए, टाइगर प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट, कई सारे जो है प्रोजेक्ट्स चलाए गए, प्रोजेक्ट्स, एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स, कई सारे जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, पर्यावरण संरक्षण परियोजनाएं चलाई गई आपका। जैसे आपका टाइगर, इसी के तहत टाइगर रिजर्व से टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया 19 पढ़ेंगे सब, बता इसी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग को ये ना लगे कि मोबाइल देख के पढ़ा रहा हूँ। बड़ा दुख होता है जब देखता हूँ ना, तो ये दिमाग के अंदर मोबाइल थोड़ी घुसा है मेरा भाई। कई सारे लोग कमेंट करते हैं तो गुस्सा आ जाती है, बेवकूफ़ टाइप का कमेंट करते हैं। तो आदमी क्या, मोबाइल सबके पास है, पढ़ लो फिर तुम ही लोग भाई, मेरी क्या ज़रूरत है। लेकिन आदमी दिल से पढ़ाता है, मन से पढ़ाता है। तो इसके अलावा जो है एलिफेंट प्रोजेक्ट वगैरह चलाया गया आपका जो है। टाइम पास करके पढ़ाऊंगा तो वही तुमको लोग पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ, और उसके बाद भी कोई कमेंट करते हैं, अपनी गलतियाँ नहीं देखते, तो फिर पढ़ाना लिखाना छोड़ दूँ सोचता हूँ, बेटर है कि छोड़ ही दूँ। चलिए, तो एलिफेंट वगैरह है, फिर हंगुल प्रोजेक्ट, इस तरह कई सारे प्रोजेक्ट चलाए गए, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट, इन सब के बारे में देखेंगे। बहुत सारे अलग अलग ईयर्स से, कभी कभार ईयर्स भी मैच करने के लिए देता है कुछ प्रोजेक्ट्स के, तो ईयर्स भी देखेंगे और उसके अंतर्गत कुछ चीज़ें जो है उसको देखेंगे। तो इस तरीके से अदर्स इफेक्ट्स में आपका ये सब चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। किसमें? वो तो आपका एक पेटा, मतलब मेरे ख्याल से उसके लिए है ना, वो क्या नाम है, NGO वगैरह के कंटेक्स्ट में। वो पेटा तो एक संस्था है, एक्ट नहीं है, एक नहीं है मेरे ख्याल से, एक संस्था है, NGO वगैरह है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है प्रोटेक्शन के लिए। नहीं, वो NGOs वगैरह अलग से आएंगे, जो कुछ NGO से जो क्या बोलते हैं, एनिमल्स वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से काम करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं उसको भी। चलिए, सबसे पहले आ जाओ आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो ये सब महत्वपूर्ण एक्ट था आपका सबसे पहले,
जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। तो संरक्षण का मतलब बता ही दिया था मैंने, है ना। संरक्षण का मतलब क्या था कि उपयोग के साथ साथ बचाव के उपाय। तो वन्य जीवों का उपयोग कई जगह पे हम लोग, है ना, पेड़ पौधों का तो करते हैं, वन का उपयोग तो करना जरूरी था हमें। कई जगह पे आपको पहले जब गैस वगैरह नहीं था तो जलाऊ लकड़ी के रूप में यूज स्थानीय लोगों को करना ही पड़ता था, है कि नहीं। कुछ घर वर बनाने तो कुछ जंगलों को काटना पड़ेगा ही पड़ेगा, पूरी तरह प्रतिबंध तो नहीं लगा सकते। और कुछ जीवों का उपयोग भी जो है कुछ कार्यों के लिए, जैसे कुछ दवाइयाँ बनाना है, कुछ करना है, तो उनके लिए भी उपयोग करना जरूरी हो जाता है। तो इस तरीके से वन्य जीवों का उपयोग एक सीमित अनुमति के तहत ही क्या किया गया, आपका अलाउड किया गया, बिना किसी परमिशन के जंगल वंगल काटना क्या किया गया, आपका प्रोहिबिटेड किया गया, प्रतिबंधित किया गया। तो इसी कंटेक्स्ट में यह अधिनियम सबसे पहले लाया गया 1972 में। तो इसका उद्देश्य समझ में आ गया होगा आपके, जो है इसका उद्देश्य क्या है, लिखिए। पहला, वन्य प्रजातियों की रक्षा और संरक्षण। वन्य प्रजातियों की रक्षा और संरक्षण, प्रोटेक्ट एंड कंजर्व वाइल्ड लाइफ स्पीसीज। प्रोटेक्ट एंड कंजर्व वाइल्ड लाइफ स्पीसीज। दूसरा, अवैध शिकार और व्यापार को रोकना। अवैध शिकार और व्यापार को रोकना, प्रिवेंट इलीगल हंटिंग एंड ट्रेड। नेक्स्ट, आवास और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा। आवास और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा, सेफगार्ड हैबिटाट्स एंड इकोसिस्टम्स। नेक्स्ट, संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का नियमन। संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का नियमन, रेगुलेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। आया समझ में। तो डेफिनेटली ये अधिनियम का मतलब कानून हो गया, अधिनियम का मतलब क्या हो गया, संसद में बिल पारित करके बाकायदा एक कानून बनाया गया, और उस कानून का कोई भी उल्लंघन करेगा तो उसमें दंड वगैरह का प्रावधान भी दिया गया आपका। जो इस कानून का उद्देश्य क्या हो गया, जो भी हमारे जो प्राकृतिक वन्य जीव है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, उनको सुरक्षित बचाना, सुरक्षा करना, उनकी जो उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा करना, इकोसिस्टम की सुरक्षा करना, और यदि कोई उसका उल्लंघन करता है तो उसको क्या करना, दंड वगैरह का प्रावधान देना। तो ये इसका उद्देश्य था। संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से पढ़ चुके हम लोग, इसके अंतर्गत कौन कौन से संरक्षित क्षेत्र आते बताया था, कौन से आते बताओ। बोलो बोलो बोलो। ठीक है, हाँ वही ना, आपके फिर से आ जाएंगे, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको अभयारण्य कहते हैं हम लोग, अभयारण्य हो गया। नहीं बस ठीक है, यही सब गलतियाँ में नहीं करना। बायोस्फीयर रिजर्व इसमें नहीं आता, मैंने स्पेशली बताया था आप लोग को, इसके अंतर्गत नहीं आता, ये माप प्रोग्राम के तहत आता है। इसके अंतर्गत आता है आपका जो है कंजर्वेशनल रिजर्व्स, है ना। बाद में इसमें बताया था ना 2002 में संशोधन, 2002 में जो है संशोधन करके दो अलग से जोड़े गए, कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड कम्युनिटी रिजर्व जोड़े गए। तो ये चार चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। इसके अलावा जो अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह सब इसी के अंतर्गत आएंगे। प्रोजेक्ट्स टाइगर, जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह चलाए गए वो भी लगभग इसी के अंतर्गत आएंगे। जो एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स अभी पढ़ने वाले आगे, टाइगर रिजर्व, टाइगर प्रोजेक्ट्स, एलिफेंट प्रोजेक्ट, हंगुल प्रोजेक्ट, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट्स, जितने भी पढ़ेंगे आगे जो है सब इसी के अंतर्गत आएंगे आपके जो है। तो ये संरक्षित क्षेत्र हो गए 1972 एक्ट के तहत। इसमें कुछ शेड्यूल्स एंड स्पीसीज प्रोटेक्शन है, उसको लिखते हैं, अनुसूचियां। अनुसूचियां एवं प्रजातियों का संरक्षण।
अनुसूचियां एवं प्रजातियों का संरक्षण। शेड्यूल इंग्लिश में लिख लीजिएगा, शेड्यूल्स एंड स्पीसीज प्रोटेक्शन। ठीक है, तो इसमें 6 अनुसूचियां निर्धारित की गई है। 6 शेड्यूल्स आपके जो 6 अनुसूचियां इसके अंतर्गत निर्धारित की गई है। शेड्यूल 1 से लेकर के 6 तक, शेड्यूल 1 से लेकर के 6 तक आपका जो है इसके अंतर्गत आती है, रखा गया है 1 to 6 बेस्ड ऑन द डिग्रीज ऑफ प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड। इसके आधार पर लिख लीजिएगा 6 अनुसूचियां हैं, इसके अंतर्गत 6 अनुसूचियां हैं जो संरक्षण की डिग्री या आवश्यकता के अनुसार निर्धारित की गई है। बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड, बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड। हिंदी में लिख लीजिएगा, प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा होता है, सुरक्षा की आवश्यकता या डिग्री के आवश्यकता के आधार पर। मतलब ये है कि किसको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो सबसे पहला शेड्यूल 1 and 2, इसमें हाईएस्ट प्रोटेक्शन वाले जीव जंतुओं को रखा गया है। शेड्यूल 1 and 2 में जो है आपका हाईएस्ट प्रोटेक्शन, हाईएस्ट मतलब अधिकतम, सबसे सर्वोच्च सुरक्षा वाले शेड्यूल 1 और 2 को जो सर्वोच्च सुरक्षा की जरूरत है। किसकी जरूरत है? सर्वोच्च सुरक्षा की जरूरत है। और इसमें पेनल्टी या कठोर दंड का प्रावधान है। इसके अंतर्गत जो है कठोर दंड का प्रावधान है, स्ट्रिक्टेस्ट पेनल्टीज, सख्त दंड, सबसे सख्त दंड। क्लियर हुआ? उसके बाद अनुसूची 3 और 4, शेड्यूल, तो इसमें इनकी तुलना में कम सुरक्षा की जरूरत है। कम सुरक्षा, सर्वोच्च सुरक्षा, इसकी तुलना में थोड़ा सा कम सुरक्षा। आपका जो मिनिमम लेसर प्रोटेक्शन, लेसर प्रोटेक्शन इन कंपेरिजन टू 1 and 2। क्लियर हुआ? तो इसको, उसके बाद तुलनात्मक रूप से कम सुरक्षा के बाद है हमारे पास शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 में इंग्लिश में वर्मिन स्पीसीज, कृमि प्रजातियों को रखा जाता है। कृमि प्रजातियां, वर्मिन स्पीसीज, ये बायोलॉजी में एक कैटेगरीज है वर्मिन। तो इनकी जो है शिकार क्या, इनके बारे, इसका यूज कर सकते हैं हम लोग। शिकार की अनुमति है इनकी, शिकार की अनुमति, इनकी जो है शिकार की अनुमति दी गई है। तो वर्मिन स्पीसीज बायोलॉजी वाले कोई बताएगा क्या होते हैं? थोड़ा बहुत बताओ। ये हानिकारक प्रजातियां हैं। वर्मिन का मतलब, कृमि का मतलब समझे ना, बचपन में दवाई खाएंगे कृमि की। तो इनको शिकार का मतलब है जो हम लोग को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या फिर पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन प्रजातियों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। वर्मिन प्रजातियों में किसको रखा जाता है? आपका फसलों, मानव या संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे आपका दीमक है, तो दीमक को पाल के क्या करोगे? तो टर्मिनाइट, क्या बोलते हैं, ठीक है, टर्माइट्स,
तो टर्माइट्स को हम लोग दवाई वाई डाल के मार डालते हैं। चूहा हुआ भी मार डालते हो, चूहे के लिए सजा थोड़ी होती है? होता है क्या? तो उनको हम लोग वर्मिन इसमें रखते हैं आपका जो है। हालांकि कभी कभी कुछ फ्रूट बेट्स है, चमगादड़ है ना, इन सब को भी तो जो नुकसान पहुंचाते हैं जीवों को, जीव जंतुओं को, तो उनको हम लोग क्या कर सकते हैं अपने को बचाने के लिए। जैसे नीलगाय को भी यदि फसल उसल को नुकसान पहुंचाती है तो कुछ राज्यों में उसको भी क्या किया गया, अस्थायी रूप से वर्मिन घोषित किया गया। नीलगाय को भी जो है अस्थायी रूप से है, हालांकि उसको भी मारना उतना आसान वो मतलब नहीं होना चाहिए अनुमति, लेकिन फसलों को नुकसान वगैरह पहुंचाती, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है तो फिर राज्य सरकार उसको अनुमति दे सकती है। इसलिए टेम्परेरी लिखा हुआ है कि टेम्परेरी उसको मारने की अनुमति दी गई है। आ रही बस समझ, लिख लो नोट करके, कहीं पे काम आएगा। आ रही ना बस समझ में। उसी पर जंगली सुअर को नुकसान पहुंचाने पर वर्मिन घोषित किया गया, वो भी अस्थायी रूप से। तो इस तरीके से कुछ वर्मिन प्रजातियों को सुरक्षा क्या किया गया आपका जो है, यदि मनुष्य को या फसलों को या किसी को नुकसान पहुंचाता है, जंगली सुअर, वाइल्ड बोर, BOAR, वाइल्ड बोर बोलते हैं। तो कुछ राज्यों में इनको अस्थायी रूप से रखा गया, किसमें, वर्मिन स्पीसीज में। कौवे, कॉमन क्राउ, कौवे को मार सकते हैं हम लोग इसमें। कॉमन क्राउ जो क्रो दिखता है कौवा, उसको भी किसी कारण नुकसान वगैरह बहुत ज़्यादा पहुंचाएगा तो कई बार कई जगह संख्या बढ़ जाती है और तुम्हारे घर पे आके काव 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 करते रहेगा तो क्या होगा, है? तो इस तरीके से कुछ प्रजातियां हैं वर्मिन स्पीसीज जिसको कहा गया है, तो उसको थोड़ा सा अनुमति दी गई है। तो ये याद रख लेना। तो शेड्यूल 6 में आपका जो है ये स्थिति मिलती है ना। हम चूँकि हमारे सिलेबस में शेड्यूल 5, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ आपका शेड्यूल 6। तो शेड्यूल 6 में आ जाओ, क्या है भाई, इसमें है, लिखिए, प्लांट्स प्रोहिबिटेड फ्रॉम कलेक्शन एंड कल्टीवेशन। प्लांट्स प्रोहिबिटेड फ्रॉम कलेक्शन एंड कल्टीवेशन, पौधे जिनका संग्रह या पौधारोपण सख्त वर्जित। पौधे जिनका संग्रह या पौधारोपण सख्त वर्जित, मतलब कुछ ऐसे पौधे इसको आप उगा नहीं सकते। प्लांट्स प्रोहिबिटेड फ्रॉम कलेक्शन एंड कल्टीवेशन। जैसे बताओ, अफीम का पौधा उगा सकते हो क्या घर में, है ना? दवाई वाई के लिए कुछ हो सकता है, कुछ कंपनीज के कुछ चीज कुछ स्पेशल अनुमति दी होगी गवर्नमेंट ने, बात अलग है। लेकिन हर कोई अफीम का पौधा नशे के लिए, ड्रग्स के रूप में, गांजा, ठीक है, नशे में आता है। कोई भी घर में होगा छापा पड़ जाएगा, ठीक है, लीगलाइज के अंदर हर कोई गांजा पीने लग जाएगा फिर तो। कुछ अनुमति होती है, लेकिन वो विशेष रूप से दवाई वाई के यूज के रूप में अनुमति होती है। परमिशन लेनी पड़ेगी आपको यदि गांजे की खेती करना है तो इस तरीके की चीज़ों को रखा गया। तो ये हो गया आपका अनुसूची 6। तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए, ठीक है, उसके बाद आ जाओ शिकार और व्यापार निषेध। इस अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का शिकार और जीव जंतुओं का व्यापार निषेध, प्रोहिबिटेड है आपका जो
निषेध मतलब प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिशन है आपका जो है हंटिंग एंड ट्रेड प्रोहिबिशन, हंटिंग एंड ट्रेड नहीं, यूकेलिप्टस तो हमने बाहर से मंगा के सामाजिक वानिकी में बढ़ावा दिया था, ठीक है, अभी डाले नहीं है। देखना पड़ेगा, बहुत सारे प्लांट्स होंगे, अब इतना याद करेंगे है कि नहीं, बट कुछ प्लांट्स वगैरह क्या है आपके जो है, तो जो नशे वाले हैं जो नुकसान पहुंचाते हो तो क्लियर कट है ही है। यूकेलिप्टस तो सरकार ने ऑस्ट्रेलिया से ला करके फिर हमने किया था, ठीक है, तो बाद में डाले होंगे तो देखना पड़ेगा। एनीवे, तो इसमें शिकार और व्यापार भी प्रतिबंधित है हमारे, है कि नहीं, कि हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आपका क्या है, प्रतिबंधित है। ट्रेड एंड कॉमर्स भी नहीं कर सकते, व्यापार भी नहीं कर सकते। कुछ स्पेसिफाइड वाइल्ड लाइफ आर्टिकल्स रिक्वायर्ड परमिट्स, इसमें लिख लीजिएगा, हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज जनरली प्रोहिबिटेड, शिकार पूर्णतः प्रतिबंध है, शिकार पूर्णतः प्रतिबंधित है। फिर कुछ निर्दिष्ट वन्यजीव सामग्री के व्यापार के लिए परमिशन अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, कुछ निर्दिष्ट, निर्दिष्ट का मतलब मेंशन्ड, इंग्लिश में ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ स्पेसिफाइड वाइल्ड लाइफ, स्पेसिफाइड वाइल्ड लाइफ आर्टिकल्स रिक्वायर परमिट्स। और नेक्स्ट पॉइंट है साइंटिफिक एंड एजुकेशनल यूज अलाउड अंडर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, साइंटिफिक एंड एजुकेशनल यूज अलाउड अंडर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, हिंदी में वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए कुछ नियमन के अंतर्गत अनुमति दी गई है, कुछ नियमन रेगुलेशन के अंतर्गत, मतलब नुकसान नहीं पहुंचा सकते वहां जा करके। सेकंड है जो भी आपका ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ स्पेसिफाइड वाइल्ड लाइफ आर्टिकल्स रिक्वायर परमिट्स, ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ स्पेसिफाइड वाइल्ड लाइफ आर्टिकल्स रिक्वायर्स परमिट्स, मतलब कुछ जीवों का कुछ कंटेक्स में यदि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो उस परमिशन आवश्यक है। कुछ चीज़ें क्या, हाथी दांत तो परमिटेड नहीं होगा मेरे ख्याल से, हाथी दांत परमिट तो हाथियों को मार देंगे फिर तो, नहीं मतलब जो ओल्ड हो जाते हैं ना एकदम, लाइफ साइकिल एंड होने वाली रहती है, ठीक है, पता नहीं हाथी दांत को क्या बोलेंगे, क्या आइवरी, क्या बोल सकते हैं आइवरी, TUSK टेक्स्ट ट्रेड, हाथी लोग को मार देते थे ना हाथी दांत के लिए, तो इसलिए नो लिखा हुआ है। क्या भारत में हाथी दांत की अनुमति आवश्यक है? ट्रेड इज नॉट परमिटेड इन इंडिया। भारतीय कानून के तहत 1972 के तहत उसको पूरा प्रोटेक्शन दिया गया है एलिफेंट, ठीक है, क्योंकि कॉमन सेंस तो नहीं लग रहा है कि उसको ट्रेड करें, बोल्ड भी हो जाएंगे थोड़ी मार देंगे भाई, नहीं पर मतलब ऐसा बोल रहे थे कि जो ओल्ड एज हो गए हैं उनको यूज कर सकते हैं, नहीं दिया है, मतलब कहीं और पढ़ा होगा तो नहीं पता, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है। 1972 के तहत पूरी तरह स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। बाकी केरला वेरला में मार लेना, स्टेट इन स्टेट केरला करके डाल सकते हैं, क्योंकि कॉमन सेंस तो नहीं करता, उससे अच्छा कि अब कौन बुढ़ा हो गया करके आयु निकालते बैठेगा। उसका मिसयूज होगा कि नहीं होगा, तो मिसयूज होने की संभावना रहेगी, भाई बुढ़ा हो गया मार दिए बोल देंगे। उसके हाथी दांत करोड़ों के बिकते हैं ना इस कारण से,
नहीं है, केरला में भी नहीं है, ठीक है। तो कहिए किसी और सेंस में पढ़ा होगा, इसलिए तो बोल रहा हूँ ना, क्योंकि करोड़ों का मिलता है तो बहाना मिल जाएगा लोगों को मारने का। हाँ, उसको निकाल दे रहे हैं लीगली, मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस कोचिंग को वो करने के लिए, काउंटर करने के लिए। किसको काउंटर करने के लिए? कोचिंग इलीगल हंटिंग को कम करने के लिए निकाल दे रहे हैं। चलो देखते हैं, मारे ना क्योंकि किसी भी जीव को निकाल देंगे तो फिर काट, चलो ठीक है, नाखून टाइप का कुछ बढ़ रहा है, काट दिए तो समझ में आता है कि उससे इफेक्ट नहीं होगा, है, लेकिन सिंग पूरा निकाल देंगे तो कुछ गड़बड़ नहीं दिख रहा है। चलिए ये हो गया आपके जो है दंड की सजा आ जाएंगे। दंड में आते हैं आपके जो है दंड, पनिशमेंट आपके जो है, तो पनिशमेंट में आ जाओ, क्या क्या दंड है भाई, लिखिए पहला पॉइंट, हायर पेनाल्टीज फॉर शेड्यूल 1 एंड सेकंड वायोलेशन। हायर पेनाल्टीज फॉर शेड्यूल 1 एंड सेकंड, वहाँ लिख ही दिया था हमने वैसे, वायोलेशन। उच्च या उच्चतम दंड अनुसूची 1 और 2 के उल्लंघन पर। दूसरा, इंक्लूड्स फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट, इंक्लूड्स फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट, जुर्माना और जेल की सजा। जुर्माना भी हो सकता है, कई मामलों में जेल भी हो सकती है। नेक्स्ट, कॉन्फिस्केशन, कॉन्फिस्केशन ऑफ इक्विपमेंट एंड प्रोसीड्स फ्रॉम इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। कॉन्फिस्केशन ऑफ इक्विपमेंट्स मतलब कोई भी हथियार जिससे हम लोग कुछ शिकार विकार करते हैं उसका जब्त किया जा सकता है। एंड प्रोसीड्स फ्रॉम इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, जब्ती और अवैध व्यापार से प्राप्त वस्तुओं, जब्ती और अवैध व्यापार से प्राप्त वस्तुओं का जब्त किया जाना, मतलब कुछ अवैध व्यापार तो उसको गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सीज कर सकती है। चलिए ये हो गया आपका जो है दंड का प्रावधान। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आया था ना, आकांक्षा उस दिन तुम लेके आई थी वाला, लगभग ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था। अब इसमें अथॉरिटीज क्या क्या है हमारे पास, बहुत ज़्यादा मतलब वही है कि बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो मेन कानून है तो उसके बारे में क्वेश्चन जो आए हुए उसी के बेस पे निकालना होता है आंसर। अथॉरिटीज एंड इन्फोर्समेंट, अथॉरिटीज प्राधिकरण, पढ़ना क्या है ये जानना जरूरी है, बाकी कहाँ कैसे पढ़ना है और समझ विकसित करना है उसके लिए आपके पास कंटेंट और समझ विकसित करने के लिए तो खुद समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो फिर हम लोग की ज़रूरत है। इसको हिंदी में कहते हैं प्राधिकरण एंड इन्फोर्समेंट का होता है प्रवर्तन, यानी गवर्नमेंट सरकारी भाषा है ये। इन्फोर्समेंट का सामान्य शब्द में तो लागू करना हो सकता है, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रवर्तन कहते हैं। तो सबसे मेन है इसमें वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बनाया गया है। इसके अंतर्गत जो है WCCB, वाइल्ड लाइफ कंट्रोल, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, BUREAU। ब्यूरो की स्पेलिंग। तो ये बनाया गया है, ये नेशनल इन्फोर्समेंट बॉडी है। नेशनल लेवल पे इन्फोर्समेंट करने के लिए, सेंट्रल लेवल पे, नेशनल लेवल पे
ये काम करता है। स्टेट लेवल पे है आपका जो है स्टेट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, लिख लीजिए स्टेट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट। इसका हिंदी में याद रख लोगे, वाइल्ड लाइफ का मतलब वन्य जीव। वन्य जीव, क्राइम का जानते हैं, अपराध, कंट्रोल का नियंत्रण, ब्यूरो का ब्यूरो ही होता है, ऑफिस के कंटेक्स्ट में यूज करते हैं, ब्यूरो का ब्यूरो ही होता है। राष्ट्रीय प्रवर्तन, तो ये नेशनल लेवल पे काम करने वाली संस्था हो गई, इन्फोर्समेंट करने वाली संस्था हो गई प्रवर्तन। आया समझ में? स्टेट लेवल पर है आपका, लिख लीजिए स्टेट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स। स्टेट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हिंदी में राज्य वन और वन्य जीव विभाग। राज्य वन और वन्य जीव विभाग। नेक्स्ट, स्पेशल वाइल्ड लाइफ वार्डन्स। स्पेशल वाइल्ड लाइफ वार्डन्स डेजिग्नेटेड इन स्टेट्स। राज्यों में विशेष वाइल्ड लाइफ वार्डन नियुक्त, विशेष वाइल्ड लाइफ या वन्य जीव वार्डन नियुक्त किया जाता है। जंगलों में वही क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह टाइप का बोलते हैं ना। सबसे नीचे होता है फॉरेस्ट गार्ड करके होता है, जो कोई भी पेड़ वेड़ काटता है तो सबसे पहले वही देखता है। लेकिन भाई ये करप्शन है, यदि तुमने पेड़ काटा थोड़ा सा फॉरेस्ट गार्ड को ही दे दो भाई कुछ पैसा, तो नहीं काटा बोल देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। इतनी इन्फॉर्मेशन है ना इसमें, और इससे आपका पूरा का पूरा इसी के बेस पे आंसर निकालना है। इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो याद भी नहीं रहेगा और ज़्यादा की ज़रूरत। तो क्वेश्चंस बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग कुछ कॉमन सेंस भी लगाना होता है कई जगह पे। जैसे उन्होंने उस दिन दिया था तो एक कॉमन सेंस के बेस पे ही निकाला था मैंने, है कि नहीं, कि कुछ वर्ड्स कॉमन सेंस के बेस पे क्या था, कौन सा, किस चीज़ का था, कि उसमें हाँ सरकार की एकमात्र संपत्ति ऐसा कुछ लिखा था। तो सब कुछ सरकार के अंतर्गत आ जाएगी तो फिर लोकल और बाकी लोग क्या करेंगे। तो कुछ मैंने कहा ना कॉमन सेंस ये कहता है कि स्थानीय लोगों को वहाँ के कुछ वन्य संसाधनों का यूज करने की क्या होती है, अनुमति होती है कि नहीं होती है। तो इसका मतलब पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में नहीं रहेगा, कुछ छूटे होती है आपकी, जो बस प्रोटेक्टेड एरिया से वहाँ पर कंप्लीटली प्रतिबंध होता है। तो कुछ कॉमन सेंस से भी चीज़ें सोचना पड़ता है। चलिए, एक तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आ जाओ आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 EPA, है ना, पॉल्यूशन और वाटर वाला वहाँ पढ़ेंगे पॉल्यूशन के साथ में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, तो ये अधिनियम कब लाया गया, जब 1984 में कुछ कांड हुआ था भारत में। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। क्या हुआ था, क्या भोपाल गैस त्रासदी, बचपन में कहीं पढ़ा होगा, किसी एक चैप्टर में होगा कहीं ना कहीं, त्रासदी। क्या हुआ था दुर्गा? 1984 में हुआ था, है ना। इसमें एक फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC गैस रिलीज हुई थी, इससे कई सारे लोग मर गए थे। भोपाल में हुआ था। और मिथाइल आइसोसाइनाइड जहरीली गैस होती है, साइनाइड, ये भी कई जगह अभी भी पूछते रहता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड एक जहरीली गैस होती है जो रिलीज हुई थी, और आज भी उसके कारण से कई लोग अपंग पैदा होते हैं।
समझ गए। और ये विदेशी कंपनी के अंतर्गत यह फैक्ट्री चल रही थी। तो उसके बाद सरकार को होश आया कि कुछ पर्यावरण को बचाने के लिए कठोर कानून की ज़रूरत है, और फिर उन्होंने एक कानून बनाया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसे हम लोग भारत का छत्र पर्यावरण कानून कहा जाता है, आपका अम्ब्रेला एक्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बताया कि इसके पहले जो भी थे सब इसमें डाल दिए गए, एक ही छतरी के नीचे सभी को ला दिया गया, इसलिए इसको अम्ब्रेला एक्ट कहा जाता है। सुपर कानून भी कहा जाता है, सुपर लॉ, सुपर एनवायरमेंटल लॉ। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो पर्यावरण का मतलब जानते ही, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें प्राकृतिक दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ कुछ मानव निर्मित भी बताया था मैंने, है कि नहीं, वो भी हमारे लिए यदि जरूरी है तो वो भी आ जाएगा। तो प्राकृतिक और मानवीय संपत्ति भी आ जाएगी, आया समझ में, उनको बचाने के लिए। इसलिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वगैरह में हम लोग मॉन्यूमेंट्स वगैरह, लाल किला, आगरा का किला, ये सबको बचाने के लिए भी प्रयास करते हैं। तो पर्यावरण की परिभाषा, उद्देश्य लिखिए, उद्देश्य भी वही है, कॉमन लिख सकते हो। पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार, पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ हैजर्डस, प्रिवेंशन ऑफ हैजर्ड्स टू, प्रिवेंशन ऑफ हैजर्ड्स टू ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड प्रॉपर्टी, प्लांट्स एंड प्रॉपर्टी। हिंदी में मानव, पशु, पौधों और संपत्ति को, मानव, पशु, पौधों और संपत्ति को पर्यावरणीय खतरों से बचाना। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉस एंड अथॉरिटीज, कोऑर्डिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉस एंड अथॉरिटीज, पर्यावरणीय संबंधी कानूनों और संस्थाओं में समन्वय, पर्यावरणीय संबंधी कानूनों और संस्थाओं में समन्वय। आया समझ में। तो ये कुछ उद्देश्य हो गए आपके। सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके अंतर्गत क्या क्या पावर्स मिले हुए, ईपीए के अंतर्गत केंद्र सरकार को क्या क्या शक्तियां मिली हुई है, केंद्र सरकार की शक्तियां, पावर्स, पावर्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट। पहला पॉइंट, सेट एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, सेट एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, पर्यावरण गुणवत्ता मानक तय करना, पर्यावरण गुणवत्ता मानक तय करना। नेक्स्ट, रेगुलेट लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, रेगुलेट लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों के स्थान का नियमन। नेक्स्ट, प्रिस्क्राइब प्रोसीजर्स फॉर हैंडलिंग, प्रिस्क्राइब प्रोसीजर्स फॉर हैंडलिंग हैजर्डस सब्सटेंसेस, प्रिस्क्राइब प्रोसीजर्स फॉर हैंडलिंग हैजर्डस सब्सटेंसेस। हिंदी में खतरनाक पदार्थों के उपयोग हेतु, खतरनाक पदार्थों के उपयोग हेतु प्रक्रियाएं निर्धारित करना,
नेक्स्ट issue directions, issue directions including closure of industry, issue डायरेक्शन इंक्लूडिंग क्लोजर ऑफ इंडस्ट्री, उद्योग बंद करने सहित निर्देश जारी करना, उद्योग बंद करने सहित निर्देश जारी करना। नेक्स्ट एस्टेब्लिश अथॉरिटीज फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण स्थापित करना। आगे बस समझ में, तो ये सब अधिकार देता है केंद्र सरकार को कि वो पर्यावरण को बचाने के लिए सब काम कर सकता है। तो लास्ट वाला रिपीट करूं, स्टेब्लिश अथॉरिटीज फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। आगे बस समझ में, तो फिर से वही, इसमें मेन सब कुछ है, वही है आपका जो है कि जो भी डेंजरस आपके कुछ पदार्थ है उनको कंट्रोल करता है आपका जो उसका यूज, जैसे आपका कोई भी, जैसे दिल्ली में फटाकों के ऊपर भी बैन कर दिया गया है कि नहीं, बहुत ज़्यादा उसमें जो है फटाके नहीं फोड़ सकते पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। क्या चीज़, अब वही क्या कर सकते हो, लोगों को एन्जॉयमेंट मिलता है फटाके फोड़ने से, तो पर्यावरण को सब अपने एन्जॉयमेंट के लिए हम लोग करते हैं। तुम लोग जो परफ्यूम डिओड्रेंट यूज करते हो वो सीधा जाके किसको नुकसान पहुंचाता है, ओजोन को, है कि नहीं, और हम उसको अपने शौक के लिए यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका मेन पॉइंट्स, और क्या हो सकता है आपके जो काम के लायक, बाकी तो कुछ। चलिए, इसके अंतर्गत क्या क्या नियम आते हैं, ईपी अधिनियम के अंतर्गत महत्वपूर्ण नियम या महत्वपूर्ण जो कार्य किए गए आपके, जो इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण जो कुछ नियम बनाए गए, इंपॉर्टेंट रूल्स बनाए गए, वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट रूल्स, तो एक सिलेबस में कॉन्सेप्ट है आपका EIA, इस सिलेबस में लिखा है अलग से आपका, तो इसमें लिखिए रूल्स में पहला है पर्यावरण प्रभाव आकलन, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। हिंदी में लिख लो पहले, तो इंग्लिश में लिख लो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण या पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन। इसकी अधिसूचना जारी करना, नोटिफिकेशन, ये सरकार जारी कर सकती है। EIA कहते हैं, कौन से पढ़ेंगे, अमेरिका से लिया गया है, 1969 अमेरिका में कानून बना था, उसके बाद भारत में लिया गया 80 के दशक में। चलो आगे, तो EIA एक अलग से कॉन्सेप्ट है, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन या आकलन, अधिसूचना जारी कर सकते हैं। फिर तटीय विनियमन क्षेत्र नियम, लिख लो दूसरा, तटीय विनियमन क्षेत्र नियम, कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स, CRZ कहते हैं शॉर्ट फॉर्म, तटीय विनियमन क्षेत्र नियम, लिख लिया। तटीय विनियमन, रेगुलेशन के लिए हिंदी में कौन सा वर्ड है ना, तटीय विनियमन क्षेत्र नियम, कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स, CRZ शॉर्ट फॉर्म में CRZ कहते हैं। ये भी आपके नोट्स में मैंने डाला हुआ है, इससे मेंस वगैरह में क्वेश्चन आया हुआ है,
CRZ तटीय क्षेत्रों के निगरानी के लिए, तो समुद्री प्रदूषण वगैरह पढ़ेंगे उसके साथ, उसके बाद में डाला हुआ है CRZ, जाके देखोगे तो है ना। कहीं और थोड़ा बहुत पढ़े भी, और भी कई जगह आ जाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, साथ समुद्र विज्ञान में भी हमने ही डाला हुआ है, राइट। नेक्स्ट है हैजर्डस वेस्ट रूल्स। हैजर्डस वेस्ट रूल्स, खतरनाक अपशिष्ट नियमन, खतरनाक अपशिष्ट नियम, हैजर्डस वेस्ट रूल्स। नेक्स्ट बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स, बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स, जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम, जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम। नेक्स्ट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। हिंदी में लिख लिया, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम। नेक्स्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम। तो ये सब आपके जो है इसके अंतर्गत नियम के रूप में शामिल किए गए हैं। अब यहाँ पे इन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा रूल्स के बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। EIE तो पढ़ेंगे हम लोग अलग से, और बाकी भी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम भी आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉल्यूशन में आ जाएगा। कुछ तो कॉमन सेंस के हिसाब से निकाल भी सकते हो, कुछ पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, तो उसको अलग से देख लेंगे। दंड का प्रावधान लिखिए, दंड। जितने रूल्स बताए ना आपका, जो एक एक लाइन उस सॉरी एक एक थोड़ा थोड़ा उसके बारे में। अब से खतरनाक अपशिष्ट नियमन है, तो खतरनाक अपशिष्ट का मतलब जैसे हॉस्पिटल से कचरा निकलता है कुछ, है ना, अपशिष्ट का मतलब कचरा। तो हॉस्पिटल से जो कचरा निकलेगा उसमें कई सारे पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं, जो सॉइल को, वाटर को, एयर को, है ना, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन बींग्स को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट, नेगेटिव अफेक्टली कर सकते हैं आपका जो, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रतिबंधित होंगे। न्यूक्लियर कुछ वेस्टेज हो सकता है आपका जो, इसलिए न्यूक्लियर वेस्टेज के लिए बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस दी जाती है, अंडरग्राउंड ही करना पड़ता है उसको पूरा का पूरा जो है। तो ये हैजर्डस वेस्टेज में आ जाएंगे, जो मुख्य रूप से हॉस्पिटल वगैरह से, न्यूक्लियर वगैरह क्षेत्रों से, और कुछ इंडस्ट्री से भी निकलते हैं, है ना। कई सारे इंडस्ट्रीज से कई सारे ऐसे केमिकल्स निकलेंगे जो एनवायरनमेंट के लिए क्या होंगे, आपके हार्मफुल्स होते हैं। तो उनको अच्छे से क्या करने की ज़रूरत है, आपके जो है क्या बोलते हैं उसको, डिस्कोर्स करने की ज़रूरत है, उसको अच्छे से डिस्पोज करने की ज़रूरत है कि नहीं। उसको हम एनवायरनमेंट में खुला ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, तो ये सब उसके अंतर्गत आएंगे। प्लास्टिक जानते हैं आप लोग, प्लास्टिक भी आज की डेट में कितना नुकसान पहुंचा रहा है। चलिए पेनाल्टीज में आ जाओ, दंड। तो दंड में आ जाओ आपका जो है, तो दंड पर उल्लंघन पर 5 वर्ष तक की सजा या जुर्माना, इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years और फाइन, 5 वर्ष तक की सजा या जुर्माना। नेक्स्ट निरंतर उल्लंघन पर अतिरिक्त दंड, एडिशनल फाइन फॉर कंटिन्यूइंग वायलेशन, एडिशनल फाइन फॉर कंटिन्यूइंग वायलेशन, निरंतर उल्लंघन पर अतिरिक्त दंड। इसी में आगे नेक्स्ट पॉइंट, 1 वर्ष से अधिक जारी रहने पर 7 वर्ष तक की सजा, 1 वर्ष से अधिक जारी रहने पर 7 वर्ष तक की सजा। इफ वायलेशन कंटिन्यूस बियॉन्ड 1 year, इफ वायलेशन कंटिन्यूस बियॉन्ड 1 year, imprisonment up to 7 years।
आया समझ में? तो ये हो गए आपके किसके बारे में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। मैंने पढ़ने के लिए बहुत सारा है, लेकिन पूरा पढ़ेंगे तो फिर एक जीवन भी कम है। तो इतना कम से कम बेसिक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, उसके बेस पे फिर क्वेश्चंस आपको, वो भी जानता है कि पूरा रट करके हर एक उसमें बहुत सारी धाराएं वराएं थोड़ी पढ़ने हैं, अलग से सिलेबस में लिखा होता पर्यावरण संरक्षण अधिनियम करके, तो फिर हमें कुछ धाराएं वराएं भी पढ़नी पड़ती, किस धारा में क्या है कैसे क्या है उसमें अंदर डिटेल पढ़ना पड़ता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, संरक्षण के अंतर्गत हमें इसको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, उसके बेस पे क्वेश्चंस जो आएंगे उसको सोच करके निकालना होगा। आया समझ में? और मेंस वगैरह में आएगा तो लीगल मेजर्स में डालना पड़ेंगे, कानूनी उपाय में क्या क्या किए गए पर्यावरण को बचाने के लिए। तो जहाँ कहीं भी मौका मिले सब अधिनियम के नाम डाल दिया करो। आए ना बस समझ में? तो जैसे मैंने कहा कि अम्ब्रेला एक्ट में बहुत सारे एक्ट डाल दिए गए थे। उसके पहले आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एक वन संरक्षण अधिनियम भी हमारे भारत में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी है, वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है, 1980 के आसपास ये भी बनाया गया था आपका, जो 88 में संशोधन किया गया था। तो ये भी है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। इन सब को लाया गया किसके अंतर्गत? आपका जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत। ऐसे समझ में, एक ही के अंतर्गत डाल दिया गया, इसीलिए इसको अम्ब्रेला एक्ट कहा जाता है। तो अभी जो है मेन आपका यही चलता है, लेकिन उसके पहले भी। अब आ जाओ प्रोजेक्ट्स, कंजर्वेशनल प्रोजेक्ट्स कौन कौन से? एनवायरमेंटल कंजर्वेशनल प्रोजेक्ट, पर्यावरणीय संरक्षण परियोजनाएं। तो पहले प्रोजेक्ट के नाम लिख लो, ईयर लिख लो। टाइगर रिजर्व्स वगैरह पूछ देता है टाइगर वगैरह के बारे में, क्योंकि टाइगर आपका मेन कीस्टोन प्रजाति में आता है ना, तो टाइगर वगैरह के बारे में पूछ देता है। तो पहला है प्रोजेक्ट टाइगर, है ना, पहला तो नहीं लेकिन 1973 में स्टार्ट हुआ था, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर। बंगाल टाइगर को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर मतलब समझ गए? अभी ममता बनर्जी का टाइगर है, समझिए ना। अभी वहाँ की शेर कौन है? शेरनी है ममता बनर्जी। अमित शाह और मोदी और पूरी टीम लगी हुई उसके पीछे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं कर पा रही है, समझ गए? अगले चुनाव में पता चलेगा कितना क्या कर पाते हैं। तो टू कंजर्व बंगाल टाइगर एंड इट्स हैबिटाट, बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए स्टार्ट किया गया था 1973 में। अब सभी क्षेत्रों में लागू कर दिया गया, सभी राज्यों में, है ना। अभी देखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत मेरे ख्याल से आज की डेट में 58 के आसपास होंगे 18 राज्यों में। दूसरा है प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। तो एलिफेंट टू प्रोटेक्ट एशियन एलिफेंट्स, टू प्रोटेक्ट एशियन एलिफेंट्स देयर हैबिटाट एंड माइग्रेशन कॉरिडोर्स। एशियाई हाथी को बचाने के लिए, एशियन हाथी के प्राकृतिक आवास और प्रवासी कॉरिडोर को सुरक्षा दी गई इसमें, समझ गए? एशियन हाथी और उसके जो प्रवासी कॉरिडोर है उसको क्या दी गई, इसके अंतर्गत सुरक्षा दी जाती है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट हंगुल, प्रोजेक्ट हंगुल। हंगुल एक कश्मीरी क्या है आपका, स्टैग, मतलब एक प्रकार की हिरन है, कश्मीरी हिरन है हंगुल, कश्मीर में पाए जाने वाली हिरन। प्रोजेक्ट हंगुल कश्मीरी स्टैग कहते हैं, कश्मीरी स्टैग कहते हैं, स्टैग। तो एक हिरन की प्रजाति है जो कहाँ मिलती है? कश्मीर में, हंगुल।
तो इसको बचाने के लिए 1970 में सबसे पहला यही वाला था 1970। तो ये 1972 से पहले, मतलब इसका मतलब है कि WPA में नहीं आएगा ना, अलग से प्रोजेक्ट बनाया गया था पहले। हाँ, तो ये कश्मीरी स्टैग जो है या हंगुल जो है ये इंडेंजर्ड में है अभी, तो उसको बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट आज भी अलग से चलता है। उसके बाद है प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, मगरमच्छ या घड़ियाल, 1975 में स्टार्ट किया गया था। नाम समझ में आ गया, क्रोकोडाइल बचाने के लिए 1975 ठीक है। प्रोजेक्ट सी टर्टल, प्रोजेक्ट सी टर्टल 1999, प्रोजेक्ट सी टर्टल 1999, समुद्री कछुओं को बचाने के लिए। समुद्री कछुओं को बचाने के लिए कछुए की प्रजाति बताई थी ऑलिव रिडले, इंक्लूडिंग ऑलिव रिडले, ये कछुए की प्रजाति है, उड़ीसा के चिल्का झील वाले क्षेत्रों में पूर्वी तट पे मिलती है, इंक्लूडिंग ऑलिव रिडले टर्टल। नेक्स्ट प्रोजेक्ट सी हॉर्स, प्रोजेक्ट सी हॉर्स 1999, नाम से क्लियर है, समुद्री घोड़े को बचाने के लिए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड, प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड, हिम तेंदुआ बोलेंगे उसको हिंदी में, प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड 2009 है ना। स्नो लियोपार्ड कहाँ मिलता है? हिमालय में बताया था, हिमालय वाले क्षेत्रों में 2009 स्नो लियोपार्ड 2009। नेक्स्ट प्रोजेक्ट गैंगेटिक डॉल्फिन, हाँ क्या हुआ, कोई बोल रहा है कुछ? नेक्स्ट प्रोजेक्ट गैंगेटिक डॉल्फिन, प्रोजेक्ट गंगा डॉल्फिन 2009 ये भी, तो गंगा की डॉल्फिन को बचाने के लिए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 2012। नेक्स्ट इंडियन राइनो विजन 2020, इंडियन राइनो विजन 2020 खत्म हो गया है। ये 2005 में स्टार्ट किया गया था, एक सींग वाले गैंडे को, वन हॉर्न राइनोसोर्स को बचाने के लिए। एक सींग वाला गैंडा कहाँ मिलता है? काजीरंगा असम, उसम साइड में, ठीक है। एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क असम, इसको 2005 में 2020 तक का टारगेट रखा गया था, ये खत्म हो गया होगा। लास्ट है नेशनल लेवल पे है प्रोजेक्ट डॉल्फिन, नेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट डॉल्फिन स्टार्ट किया गया 2020 में किया गया, समुद्र और नदी दोनों के लिए। आया समझ में? तो ये आपका कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए थे, इसके लिए कुछ जीव जंतुओं को स्पेशली बचाने के लिए। क्लियर है? चंद्रिका, तुमको टारगेट नहीं किया, वो नया बच्चा आया था ना, उसने भी कमेंट यही किया था, मोबाइल देख के सर पढ़ा रहे, ठीक है, तो उसके लिए मैंने कमेंट किया है। तुम लोग तो इतने दिन से पढ़ रहे हो तो तुमको पता है, उसको पर्यावरण की परिभाषा पता नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं अब मुझे। चलिए, तो ये हो गया आपका
इसके अलावा कुछ कंजर्वेशन और चल रहे हैं जो प्रोजेक्ट के रूप में तो नहीं है, लेकिन कंजर्वेशन किया जा रहा है, जैसे वल्चर कंजर्वेशन, वल्चर समझ गए, गिद्ध संरक्षण। ये गिद्ध, मैंने कहा था गिद्ध हालांकि पॉल्यूशन में पड़ेंगे, डिक्लोफेनिक करके मैंने केमिकल बताया था। इस केमिकल से होने वाले नुकसान के कारण से उसका किडनी फेल हो जाता है और वो, तो वल्चर कंजर्वेशन है। ठीक है, अब ये डेट इसकी पता नहीं आई कि नहीं, देखता हूँ। वल्चर कंजर्वेशन, गिद्ध संरक्षण आपका जो स्टार्ट किया गया था 19 होना तो चाहिए, इसकी डेट भी 1990s में, डेट 1990s में किया गया था, पहली बार 2006 में। ठीक है, 90% से ज़्यादा वल्चर हमारे क्या हो चुके हैं। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट ईयर नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ, इन 90s में स्टार्ट हुआ है। तो सरकार ने धीरे धीरे किसी एक प्रोजेक्ट के तहत नहीं किया है, उसके लिए फिर एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2006 में बनाया गया, लिख लीजिए। गिद्ध को बचाने के लिए क्या किया गया, एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2006, जो मतलब एक प्रॉपर संरक्षण की शुरुआत देखा जाए तो कब से मानेंगे, 2000 डिक्लोफेनिक नामक दवा से इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया, पशु चिकित्सीय उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये एक इसमें यूज होता था, बताया था ना, जानवरों के पेन किलर में, इसको अब क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया है, पशुओं के दर्द निवारक दवा के रूप में। इससे गिद्ध की किडनी खराब हो जाती थी। आया समझ में? तो इस तरीके से वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट भी चल रहा है हमारा। इसके अलावा और क्या क्या प्रोजेक्ट्स है वल्चर के अलावा। नेक्स्ट है मस्क डियर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, इंडेंजर्ड में है मस्क डियर। ये कहाँ मिलती है भाई? मस्क डियर कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? गुजरात साइड में मिलती है श्योर। मस्क हिरन कहाँ मिलती है? ठीक है, जीनस मस्कस जीनस का सदस्य हिमालय क्षेत्र में भी मिलता है। तो हिमालय क्षेत्र में मिलता है आपके जो है उच्च ऊंचाई वाले वन पहाड़ी इलाकों में, और 2025 में इसको देखा गया अभी पश्चिम बंगाल के न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान में। चलिए इस बार का इम्पोर्टेंट हो जाता है फिर ये। वैसे मिलता कहाँ पर ये? मेनली हिमालय रीजन में, जैसे जम्मू एंड कश्मीर वाले क्षेत्रों में। और अभी जो है 2025 में इसको स्पेशली देखा गया वेस्ट बंगाल के एक राष्ट्रीय उद्यान है न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा वैली नेशनल पार्क, NEOR है न्योरा। तो ये मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश हिमालय क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल में भी मिलता है। हिमालय के जितने भी राज्य है आपका, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, और वेस्ट बंगाल के उधर दार्जिलिंग वाले इलाके में, तो हिमालय रीजन में मिलता है। हिमालय वाले राज्य हो गए ना ये सब, तो ये मस्क डियर वहाँ मिलता है।
ऊपर 2500 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर रहता है। कहाँ रहता है? 2500 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर घने कोणधारी वनों में रहता है, कोणधारी शीतोष्ण वनों में, घने कोणधारी शीतोष्ण वनों में रहता है। तो ये हो गया आपका मस्क डियर मस्क डियर कहाँ रहता है, तो इसको भी इंडेंजर्ड में रखा गया है। इसके लिए भी जो है मस्क डियर को भी किस में रखा गया है? इंडेंजर्ड में। तो उसको भी बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं हम लोग। तो ये हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग जीवों की परियोजनाएं भी चल रही है, तो ये सब भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपका किसके बारे में? अदर्स, कंजर्वेशनल, ये सब चीज़ें भी ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका राष्ट्रीय प्रयासों में इन सब चीज़ों को, टाइगर रिजर्व्स वगैरह पूछ देता है कौन सा टाइगर रिजर्व्स है या नहीं है। तो वर्तमान में 58 हमारे पास टाइगर रिजर्व्स है। 1973 प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसको हमने 1973 में स्टार्ट किया था। आया समझ में? मस्क डियर को हिंदी में कस्तूरी मृग कहते हैं। मस्क डियर को क्या कहते हैं हम लोग? कस्तूरी मृग। है ना? उत्तराखंड में एक मस्क डियर को बचाने के लिए एक सेंचुरी है, एस्कोट मस्क डियर सेंचुरी, उत्तराखंड में 1986 में बनाई गई थी। एस्कोट मस्क डियर सेंचुरी उत्तराखंड में। तो उसके लिए जो है इसका शिकार और तस्करी गंभीर खतरा है अवैध मांग के कारण से। तो ये सब उसके कारण में है। तो ये हो गया। क्या पढ़ने वाले थे नेक्स्ट हम लोग? टाइगर रिजर्व्स कितने हैं वर्तमान में? 58। अब इसको कैसे याद करोगे? तो फिर से मैंने कहा एक मैप निकाल लेना, टाइगर रिजर्व्स का एक मैप दिया होगा आपका, है ना? कभी कभार आता है कौन सा टाइगर रिजर्व है या नहीं है। नेशनल, अभी हम लोग पढ़ेंगे नेशनल पार्क की पूरी लिस्ट 107। तो उसको कैसे याद करोगे? है ना? इतना आसान थोड़ी याद करना, कर लोगे? 107 को बार बार पढ़ोगे तो याद रहेगा, बार बार पढ़ोगे तो क्या रहेगा आपका जो है याद रहेगा, और एक बार पढ़ोगे तो है ना याद नहीं रहेगा। तो इसीलिए बार बार पढ़ना है पहली बात। तो क्या देख रहे थे हम लोग? टाइगर रिजर्व्स का मैप दिया होगा। तो इसको नोट्स में भी डाला है मैंने, वैसे डाला हुआ है तो उसको भी, लेकिन वो नोट्स में अच्छा है कि कॉपी में इस तरीके से कोई भी एक मैप निकाल लो और उसको निकाल के कॉपी में चिपका दो। इससे क्या होगा? ठीक है, टाइगर रिजर्व्स के एचडी इमेजेस में टाइगर दिखा रहे हैं, इसमें भी टाइगर ही दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये भी दिया हुआ, इस तरीके से कोई भी मैप निकाल लेना। जैसे ये मैप दिया हुआ है आपका, इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी भी दी हुई है। ठीक है, खुल जाए तो अच्छी बात है, खुलता ही नहीं है। तो यहाँ से आप लोग कहीं से भी निकाल लेना एक प्रिंट आउट। यहाँ खुल तो नहीं रहा है, कोशिश करने के बाद भी। तो ये सब थोड़ा सा याद
याद वही होगा, बार बार इसको पढ़ते रहना है, बड़े बड़े दिया हुआ ये खुल जाए तो इसमें भी तो कुछ तो इस तरीके से मैप में डाल करके लोकेशन के साथ दुधवा टाइगर रिजर्व, जिम कार्बेट है, उधर मानस है, इधर आपका रणथंबोर राजस्थान में दिख रहा है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, टाडोबा है। तो इस तरीके से मैप एटलस के साथ में देख करके बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। एक बार में नहीं होगा, लेकिन बार बार पढ़ते रहोगे, देखते रहोगे तो याद हो जाता है। कोई बड़ी टफ काम नहीं है। एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आता है तो स्ट्राइक कर जाता है, लेकिन बिना पढ़े जाओगे तो बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसका एक ही रास्ता है, इस तरीके से मैप के साथ डालो दिमाग में। ऐसे रटोगे तो नहीं होगा, नोट्स टाइप का। मैप देखो, मैप में दिमाग में डालो, अच्छा दुधवा है तो उत्तराखंड में, जिम कार्बेट उत्तराखंड में, मानस इधर असम में, रणथंबोर राजस्थान में, बांधवगढ़ है ना, मुझे पूरे याद होंगे। नाम पूछोगे तो बांदीपुर है कर्नाटक में, जैसे यूपीएससी ने पूछा था ये कि बांदीपुर इसके बारे में, या फिर कुछ मैच करने के लिए आया था कौन सा टाइगर रिजर्व है या नहीं करके पूछा था। तो एक आध कभी कभार ऐसे क्वेश्चन बनाता है और वो ईजी क्वेश्चन होते हैं, है ना। ईजी तब है जब याद होंगे तब, नहीं है तो फिर आपका गलत होगा तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो एक दो बार पढ़ लोगे, है ना। जैसे बांदीपुर के बारे में शायद 1-2 साल पहले पूछा था कौन सा टाइगर रिजर्व है या नहीं, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन बनाया था मेरे ख्याल से। तो ये सब, तो ये बांदीपुर, पेरियार, तो एक बार मैप को देखोगे, पूरे मैप का चक्कर लगाओगे, बार बार लगाओगे तो याद हो जाएंगे। नेशनल पार्क भी सेम आपको करना है ना। अभ्यारण्य की ज़्यादा जरूरत नहीं, बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य के नाम अपने आप आते रहते हैं, वो बस याद रखना। 750 याद नहीं कर सकते तुम लोग, ठीक है। तो 107 तो कम से कम नज़र डाल सकते हो। 2022 से 25 तक नए टाइगर रिजर्व कौन कौन से बने वो देख लेते हैं। 2022 से, है ना, न्यू टाइगर रिजर्व्स, तो उनके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ना पड़ेगा। 2022 से लेकर 2025 तक 2-4-5 बने हैं, उसको अलग से देख लेना। जैसे रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी, विष मतलब जहर, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, 2022 में बनाया गया। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। उसी प्रकार है रानीपुर टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश, 2022, उत्तर प्रदेश 2022। नेक्स्ट, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, कहाँ होगा? मध्य प्रदेश, 2023, मध्य प्रदेश 2023 में बनाया गया था। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, विषधारी, हाँ, VISHDHARI, विषधारी। वीरांगना के बाद धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, राजस्थान, 2023। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, 2023 में राजस्थान में। फिर छत्तीसगढ़ में आ जाओ, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व्स, गुरु घासीदास तमोर पिंगला, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व्स, 2024 छत्तीसगढ़। लिख लिया। फिर है रातापानी, RATAPANI, रातापानी टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश, 2024। और माधव टाइगर रिजर्व, माधव, ये नया बनाया गया 2025 में, मध्य प्रदेश में है। तो ये एग्ज़ाम के लिए हो सकता है इम्पोर्टेंट हो जाएगा इस साल के लिए। माधव टाइगर रिजर्व्स, तो आया समझ में? तो माधव टाइगर रिजर्व, इस तरीके से जो नए बनते हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। करंट अफेयर अपडेट कैसे करना, समझ में आया? मैंने कहा ना, अब सोर्स आपके पास है, एक क्लिक की दूरी पर है। माधव के बारे में ये कहाँ पर है? MP में है, 2025 में डिक्लेयर किया गया इसको, जो है
मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। दूसरा विंध्याचल हिमालय में पड़ता है, पार्ट ऑफ विंध्यन, अपर विंध्यन हिल्स। कौन से पहाड़ी के अंतर्गत आएगा? तो अपर विंध्यन हिल्स, ऊपरी विंध्यन पहाड़ियों में। आया समझ में? तो ये हो गया 1751 स्क्वायर फीट किलोमीटर में फैला हुआ है। करंट अफेयर अनलिमिटेड है, लेकिन ऐसे पढ़ोगे तो तुक्के से कुछ काम नहीं आएगा। जहाँ पे जैसे ज़रूरत है, जैसे अभी ये मतलब बाकी तो किस्मत पे डिपेंड रहना पड़ेगा। 2025 में बना तो हमारा दिमाग कहता है कि इसके बारे में हमारे पास डिटेल होना चाहिए। अब 2022, 23, 24 सबका डिटेल पढ़ते जाओगे तो कुछ याद रहेगा क्या? और वहाँ से पूछ दिया तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते। उस वहाँ पे फिर बोल देना भगवान को याद करना कि भाई भगवान तुम्हारे साथ नहीं थे थोड़ा सा, ठीक है? तो वो सबके लिए गलत होगा। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो 2022, 23, 24 में जो बने उसको भी रट करके गया होगा। हाँ, लेकिन 25 का नहीं पढ़ा है तो वो तुम्हारी गलती मान सकते हैं कि आपने। और आज की डेट में मैंने कहा ना, एक क्लिक की दूरी पर इन्फॉर्मेशन है आपके पास। हमारे लिए समस्या होती थी जब पहले, तो उतना करंट अफेयर का पूछता भी नहीं था। अब आपके पास पेपर बनाने वाले के पास भी सोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन उसमें से क्या पढ़ना है समझ में आ गया? तो ये ध्यान में रख लेना है आपका जो है। तो यहाँ पे बाघों को पुनर्स्थापित किया जाएगा। इसमें शुरुआत में 5 बाघ, इसमें 5 बाघ टाइगर्स, जिसमें शावक भी शामिल है। शावक समझते हो? शावक क्या होता है? बच्चों को कहा जाता है, शेरनी के बच्चों को कहा जाता है शावक। तो ये हो गया टाइगर रिजर्व्स। आया समझ में? सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स मध्य प्रदेश में मिलते हैं। फिर भी एक बार सर्च मार लेता हूँ, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स भी मध्य प्रदेश में ही मिलते हैं वैसे तो। ठीक है, मध्य प्रदेश में ही है। सेकंड नंबर महाराष्ट्र है। तो ये आपके टाइगर रिजर्व्स हो गए आपके दो। हालांकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में 6-6 है, तो ये ध्यान में रख लेना है। अब यहाँ पर टाइगर रिजर्व्स में भी 3 स्तरीय संरचना निर्धारित की गई है। 2 के नाम सेम है, कोर एंड बफर। तीसरा का नाम अलग है, कॉरिडोर एरिया कुछ होगा इसका। इसके भी जो है 3 एरियाज डिवाइड किए गए, कोर एंड बफर। तो कोर तो स्ट्रिक्टली क्या होता है? प्रोहिबिटेड हो गया आपका। कोर जो है आपका स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हो गया। बफर में कोर हो गया आपका कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड। तीसरा है कॉरिडोर एरिया कहलाता है, कॉरिडोर एरिया कहलाता है। कॉरिडोर क्षेत्र या गलियारा बोलते हैं हिंदी में, गलियारा क्षेत्र है ना। बायोस्फीयर रिजर्व में अलग नाम देते थे, क्या बोलते थे? ट्रांजिशन। यहाँ पे कॉरिडोर क्षेत्र कहा गया है। तो कोर तो वही आएगा, कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड है। वहाँ पे कोई भी आदमी लकड़ी, चढ़ाई, बसावट कुछ भी नहीं कर सकते, पूरी तरह से मानव हस्तक्षेप मुक्त, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, फ्री फ्रॉम ह्यूमन बींग्स। समझ गया ना? यहाँ पे कोई भी आदमी जा नहीं सकता, सिर्फ जो मॉनिटरिंग करते वही लोग जा सकते हैं।
केवल संरक्षण और शोध की अनुमति। यहाँ पे संरक्षण और शोध कर सकते हैं, संरक्षण तो करेंगे ही करेंगे, शोध कार्य वगैरह के लिए कोई जाना चाहे तो अलाउड कर सकते हैं रिसर्च के लिए। बाघों के प्रजनन हेतु सुरक्षित क्षेत्र, प्रजनन के लिए आपके जो मुख्य रूप से प्रजनन क्षेत्र, बाघों का प्रजनन क्षेत्र, फर्टिलाइजेशन 1972 एक्ट के तहत है ये भी। ठीक है, इसमें लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती है बफर वाले में, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज, बफर वाले में लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती है। ठीक है, इको टूरिज्म अलाउड होता है, इको टूरिज्म समझ गए, इको टूरिज्म पारिस्थितिकी पर्यटन, मतलब पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाओगे और स्थानीय लोगों को जो है कुछ संसाधनों को यूज करने की अनुमति होती है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अलाउड फॉर सस्टेनेबल यूज, सतत विकास, सतत उपयोग के लिए सामुदायिक भागीदारी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर सस्टेनेबल यूज। आया समझ में? और लास्ट कॉरिडोर एरिया, जैविक गलियारा, तो ये अलग अलग टाइगर आवासों को जोड़ने वाला वन क्षेत्र होता है। यहाँ पे बाघ वगैरह क्या करते हैं आपका जो माइग्रेट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट वाला क्षेत्र है जहाँ से थोड़ा सा ओपन क्षेत्र होता है, यहाँ पे आना जाना अलाउड होता है, ओपन एरिया। लेकिन टाइगर रिजर्व है तो टाइगर आगे सामने तो भी कुछ नहीं कर सकते। टाइगर आएगा तो तुम टाइगर को मारोगे या वो टाइगर तुम्हें मारेगा। इसी को हम लोग कहते हैं मानव जंतु संघर्ष, मानव वन्यजीव संघर्ष। इसी को क्या कहते हैं? मानव वन्यजीव संघर्ष, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। आया समझ में? तो उसको भी कम करना इसका उद्देश्य होता है। चलिए, इसमें टाइगर रिजर्व्स में जो है जो मेन अथॉरिटी होती है, जो जिम्मेदार होती है, वह है NTCA, नेशनल टाइगर, NTCA आपका जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये सेंट्रल लेवल पे गाइड करने का काम कौन करती है? मेन नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो ये सेंट्रल लेवल पर, केंद्र सरकार के लेवल पे मेन अथॉरिटी हो गई। आया समझ में? यानी स्टेट लेवल पे स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम करता है, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम करता है। आया समझ में? तो ये सब पॉइंट्स याद रखने हैं टाइगर रिजर्व्स के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे तो कोर को कहा गया, कोर क्या करता है आपका जो है, कोर का जो काम है बाघों की सुरक्षा प्रदान करना। बफर का काम क्या हो गया आपका जो मानव और जंतु के बीच में संघर्ष को कम करना, मतलब दोनों के बीच दोनों का काम चलता रहे, या सह अस्तित्व को बढ़ावा देना। बफर का काम क्या हो गया कि आपका जो बाघ और मानव दोनों के सह अस्तित्व को बढ़ावा देना, को एग्जिस्टेंस है कि नहीं। बफर क्षेत्र में कुछ एक्टिविटीज अलाउड होती है, तो शेर भी अपना काम करे और लोग वहाँ जो रहते हैं उनको भी थोड़ा बहुत। और बाहरी जो कॉरिडोर है उसको कहा गया दीर्घकालिक आनुवंशिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। कॉरिडोर का क्या हो गया आपका जो है, दीर्घकालिक आनुवंशिक सुरक्षा।
कॉरिडोर का काम हो गया एंश्योर लॉन्ग टर्म जेनेटिक सर्वाइवल, लॉन्ग टर्म जेनेटिक सर्वाइवल। ठीक है, तो जेनेटिक इसलिए बताया कि जेनेटिक देख के तुम कोर सोचोगे, लेकिन यहाँ पे कॉरिडोर को दिया गया जेनेटिक, वो आपका प्रजनन क्षेत्र तो है ही है, लेकिन जेनेटिक सर्वाइवल का मतलब वहाँ पर जो भी अन्य टाइगर्स वगैरह जो है क्या करते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, मिलते जुलते रहेंगे तो काम बढ़ते रहेगा, तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो ये हो गया आपका टाइगर रिजर्व्स। तो टाइगर रिजर्व्स के बारे में डिटेल, बाकी एलिफेंट रिजर्व्स वगैरह भी है हमारा 1992 से। एलिफेंट का उपयोग बता ही दिया था मैंने क्या होता है, लेकिन एलिफेंट भी जो है इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण होता है आपका, है ना। फाउंडेशनल स्पीसीज किस में आएगा, कीस्टोन में आएगा, वो भी जो है ना, वो भी किस में आएगा आपका, कीस्टोन स्पीसीज में आएगा, राइट। तो ये सब चीज़ें मैंने बता दिया है। तो ये आपका इंडियन कंटेक्स्ट में ये सब चीज़ें याद रखनी है। अब हम लोग एक लास्ट डिस्कशन करेंगे नेशनल पार्क। ठीक है, तो नेशनल पार्क इंडिया में कितने हैं, है ना। बायोस्फीयर रिजर्व 18 है, तो 18 का नाम देखना है, नोट्स में दिया, देख लोगे, बताना पड़ेगा, है ना। बता देता हूँ कुछ कुछ। 18 आपके है ना। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा होगा आपका, नीलगिरी वाला होगा। सबसे फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है आपका, नीलगिरी। ठीक है, इसमें टोटल 18 है, लेकिन यूनेस्को के द्वारा 12 मान्यता प्राप्त है। फर्स्ट हमारा कौन सा है, नीलगिरी, और 12 जो है आउट ऑफ 18 12 यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। ये अलग से याद रखना, 12 के नाम, मतलब उसी के अंतर्गत। 13 हो गया कब से, कल ही तो सर्च मारा था। ठीक है, पता नहीं, देखते कौन सा 13वां नंबर, तो उसी को मिला के तो 12 थे। लद्दाख नहीं है, कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश में है। कोल्ड डिजर्ट जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है, लद्दाख मत समझ लेना। ठीक, उसी को मिला के तो 12 हुए। चलो देख लेते हैं अभी, वैसे उसी को मिला के 12 याद है मेरे को। तो 1986 में सबसे पहला कौन सा है हमारा, नीलगिरी है। सबसे पहला कौन सा है आपका जो है, नीलगिरी 1986 में बनाया गया था। नीलगिरी कौन कौन से राज्यों में है, ठीक है, 3 राज्य में आएंगे, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, है ना। तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, नीलगिरी आपके इन तीनों राज्यों के क्षेत्र में फैला हुआ है, वेस्टर्न घाट के अंतर्गत। आ गया समझ में, है ना। इसी में साइलेंट वैली आ जाएगा, मुदुमलाई पहाड़ी आ जाएगी, बांदीपुर, है ना। इसी के अंतर्गत जो है मुदुमलाई हिल्स आ जाएगी, साइलेंट वैली का इसी के अंतर्गत आ जाता है। कर्नाटक का बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो बताया था मैंने, ये भी आ जाता है, बांदीपुर नेशनल पार्क आपका। और नागरहोल नेशनल पार्क, ये भी आपका आ जाता है, ये भी कर्नाटक में। दोनों कहाँ पर है, कर्नाटक में। इसके अलावा वायनाड का नाम सुना होगा, किसके लिए फेमस है, वायनाड सेंचुरी से होगा आपका, राहुल गांधी वगैरह चुनाव यही से जीता हुआ है, समझ में आया। ये सब क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया आपका नीलगिरी वाला। तो कितने बता रहे हो, 13 बता रहे हो, कंफर्म? मुझे तो लग रहा है कि उतना ही है। क्योंकि मैंने भी अभी कुछ दिनों पहले ही सर्च मारा था। क्या हुआ, 13 है कंफर्म? कहाँ पढ़ा,
हिमाचल को मिला तो गया, लेकिन उसको उसी का नंबर 12, तो उसी में 12वां नंबर है। ठीक है, हाँ उसी को मिला करके 12 याद है मुझे। क्या बोल रहे हो? नहीं, मैंने भी 2 दिन पहले सर्च मारा था, CGPSC में पढ़ाया था 12 ही ऑफिशियली जो है। जो नया तुम बता रहे हो कोल्ड वाला, वो भी इंक्लूडेड है। यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व 12 इंडियन, ठीक है। 12 नोटिफाइड है, टोटल बायोस्फीयर रिजर्व 18 है, इसमें यूनेस्को रिकॉग्नाइज 12 है। ठीक है, माप प्रोग्राम के तहत, माप प्रोग्राम के तहत कितने हैं आपका? 12 यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड है। वही तो मैंने कहा ना, कुछ दिनों पहले मैंने भी उल्टाया था। किसमें क्या दिखा रहा है? क्या चीज़? बोलो बोलो। ठीक है, कोल्ड हिमाचल प्रदेश, विकीपीडिया तो नहीं निकाले हो? एज ऑफ सितंबर में देयर आर 10 स्पेशल। कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश में बॉटम नेटवर्क। चलो देख लेते हैं अभी। ये सब याद कर लेना। ठीक है, 13वां कोल्ड डिजर्ट इसके अनुसार से है, दिस साइड्स फोकस ऑन बैलेंसिंग वाटर कंजर्वेशन विथ सुटेबल ह्यूमन राइट। कहाँ से है भाई ये भी जेमिनी AI के थ्रू दिया हुआ है। ठीक है, 13 डाल दो भाई, जेमाइनी वो दिखा रहे। कोल्ड डिजर्ट, ठीक है 13 कर देना, और देख लेंगे। ले लो, ले जाओ कोल्ड डिजर्ट। तो कोल्ड डिजर्ट के बारे में अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेना भाई। कोल्ड बायोस्फीयर कहाँ पर है? अभी बताया मैंने, लद्दाख में नहीं है ना। पहला दिमाग तो तुम्हारा यही कहता है कि हिमाचल प्रदेश में, सॉरी लद्दाख में आएगा, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है आपका? हिमाचल प्रदेश में। पहला तो ये याद रख लेना। दूसरा क्या याद रखोगे? ठीक है, 2025 में विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया, डाल दीजिए। लाहौल स्पीति जिले में है। कहाँ पर है? लाहौल स्पीति जिले में। और ये भारत का पहला उच्च ऊंचाई वाला कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। पहला हाई एल्टीट्यूड, उच्च ऊंचाई वाला हाई एल्टीट्यूड 3000 से 6000 मीटर, 3300 से 6600 मीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। 7770 स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर 7770। ठीक है, ग्लेशियल वैलीज है, अल्पाइन लेक्स है यहाँ पर, ग्लेशियल वैलीज। अल्पाइन लेक्स डिजर्ट, ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय में तो नहीं आएगा, ये भारत में है, तो हिमाचल में है तो।
तो ये आपका यहाँ पे स्नो लियोपार्ड फ्लैक्सिब स्पीसीज आ जाएगी। स्नो लियोपार्ड लिख लो, स्नो लियोपार्ड भी फ्लैगशिप में आता है। कल बताया था फ्लैगशिप का मतलब किसी एक के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इंडिकेशन के रूप में देख सकते हैं। तो स्नो लियोपार्ड यहाँ मिलते हैं, वो जानती हैं आप लोग। आइबेक्स मिलता है, बता ही दिया था मैंने बीच में, आइबेक्स हिमालय क्षेत्र में। इसके अलावा ब्लू सीप, जिसको भारल बोलते हैं हम लोग, ब्लू सीप, भारल कहते हैं, यहाँ पे मिलता है। तिब्बतन वॉल्फ मिलता है, तिब्बतन वॉल्फ, तिब्बतन वॉल्फ मिलता है आपका, लोमड़ी। हिमालयन स्नो कॉक मिलता है, हिमालयन स्नो कॉक। गोल्डन ईगल मिलता है, गोल्डन ईगल, ईगल मतलब बाज है ना। और उसके अलावा जो है 100 से ज़्यादा बर्ड की प्रजातियां मिलती है। कई स्तनधारी जीव भी मिलते हैं। उस क्षेत्र में लगभग 1200 से आसपास लोग भी रहते हैं, बुद्धिस्ट मोनेस्टिक वाले। आया समझ में? स्थानीय समुदाय भी रहते वहाँ पे, स्थानीय समुदाय, बौद्ध लोग ज़्यादा संप्रदाय के लोग रहते हैं, 12,000 के आसपास, 12,000। तिब्बती जड़ी बूटी चिकित्सा वगैरह भी परंपरागत रूप से वहाँ पे अवेलेबल है ना। वैसे जोग्राफिकली ट्रांस हिमालय में आएगा, है ना। हिमाचल प्रदेश में हालांकि ऊपर वाला ऊंचाई वाला भाग है, तो जोग्राफिकली किस में आएगा, ये ट्रांस हिमालय में आएगा। ये भी लिख लीजिए, कहीं काम आएगा, ट्रांस हिमालय जोग्राफिकली। तो इस तरीके से कुछ नया जुड़ता है तो सिर्फ उस नाम को याद नहीं रखना है, यूपीएससी सिर्फ नाम नहीं पूछेगा, उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी भी पूछता है, और वो उसके बारे में थोड़ा सा जानना आज के डेट में आपके लिए परेशानी वाली बात नहीं है। समझ गए ना भाई? इसलिए परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है आज की डेट में। कंटेंट के लेवल पे कुछ भी चाहिए, हाँ कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है, ये हो सकता है कि नहीं, कितना पढ़ना है कितना छोड़ना है, ये हो सकता है, लेकिन कंटेंट की कमी नहीं है। आया समझ में? तो ये हो गया आपका किसके बारे में, किसके बारे में हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, चलिए। नेशनल पार्क अभी हमारे 107 है। कितने हैं इसमें? सबसे बड़ा है हेमिस नेशनल पार्क, क्षेत्रफल के आधार पे हेमिस है ना। बायोस्फीयर रिजर्व में देखेंगे तो सबसे बड़ा मिलेगा कच्छ ऑफ रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ जो है सबसे बड़ा में आएगा ना। सेकंड नंबर पे सुंदरवन वगैरह आएगा, ये सब नोट्स में डाल दिया वैसे मैंने। नहीं, सुंदरवन बड़ा नहीं होगा, रन ऑफ कच्छ पहले बड़ा होगा, सुंदरवन सेकंड नंबर पे होगा। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहा हूँ, है ना। 18 बायोस्फीयर रिजर्व को याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, सबसे पहला नीलगिरी है, सबसे नया वाला पन्ना है, तो सबसे बड़ा वाला रन ऑफ कच्छ है, सेकंड नंबर पे सुंदरवन वाला आएगा, सबसे छोटा पन्ना है। सबसे छोटा कौन सा है आपका? पन्ना। ये भी यूनेस्को के द्वारा दिया गया है। और नया वाला भी जस्ट बताया तुमने, कौन सा वाला आ गया? कोल्ड डिजर्ट वाला। नेशनल पार्क में बात करेंगे तो सबसे बड़ा कौन सा है आपका? हेमिस, जम्मू कश्मीर में है, सॉरी लद्दाख में पड़ेगा। हेमिस कहाँ पर है आपका? लद्दाख रीजन में। और सबसे छोटा है साउथ बटन, साउथ बटन आइलैंड है, ये अंडमान आइलैंड्स ग्रुप में एक आइलैंड ही है। अंडमान ग्रुप में क्या है?
अंडमान द्वीप समूह है हमारा, तो अंडमान ग्रुप्स का एक आइलैंड है साउथ बटन आइलैंड। तो साउथ बटन जो स्मॉलेस्ट है, टोटल कितने 107। जब भी एग्जाम देने जाओगे नया सर्च 2-3 जगह मार लें, 2-3 जगह सेम सेम मिल, जैसे मेरे में 12 मिल रहा था, एक जगह मार रहा था तो मैं आया समझ में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल बाकी बची कुछ चीज़ें देखेंगे, फिर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में आएंगे। उसके पहले पूरा बायोडायवर्सिटी डिवीजन